points to be covered in this lecture are cooperative marketing, state trading, warehousing, quality control, agricultural prices, and risk in marketing. So let us start first with the cooperative marketing. Cooperative marketing organizations are association of producers for collective marketing of their produce and for securing for the members the advantages that result from large scale business which an individual cultivator cannot secure because of his small marketable surplus. कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं? ये प्रोड्यूसर फार्मर्स की एसोसिएशन होते हैं। वो इकट्ठा एक साथ अपना जो भी प्रोड्यूस है वो एक बल्क क्वांटिटी में सेल करते हैं मार्केट में, जिससे क्या हो जाएगा, उनके पास लार्ज स्केल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होगा, तो उनके पास बार्गेनिंग पावर और या मार्केट में रूल करने की पावर आएगी। तो इंडिविजुअली जो स्मॉल सरप्लस है, उनका स्मॉल क्वांटिटी है, उसे जो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे वो बल्क में सेल करने से बेनिफिट्स उन्हें मिलते हैं। तो इसकी वजह से कोऑपरेटिव मार्केटिंग, दीज आर द एसोसिएशंस ऑफ प्रोड्यूसर। इन मार्केट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इन हैंड्स ऑफ फार्मर्स। जो भी मेंबर फार्मर्स है उनके हाथ में सारा कंट्रोल रहता है और ईच मेंबर को 1 वोट, ऐसी फिलोसॉफी है कोऑपरेटिव की, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय देम। कितना भी उनका शेयर कैपिटल में भी कितना भी कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन 1 मेंबर 1 वोट इज द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। Now the profit earned by the society is distributed among the members on the basis of quantity of produce marketed by him. जितना क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस एक इंडिविजुअल ने सेल किया है थ्रू कोऑपरेटिव्स, उतना उसका प्रॉफिट उन्हें दिया जाता है। इन अदर वर्ड्स, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड फॉर पर्पस of collective marketing of the products of member farmers. It emphasize the concept of commercialization. यहाँ पे लार्ज स्केल ऑपरेशंस होने शुरू होते हैं, तो यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा एग्रीकल्चर का। दिस सोसाइटी दे रिजेंबल द प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वैसे ही रिजेंबल करेंगे, लेकिन एक ही डिफरेंस होता है उनमें, ये कोऑपरेटिव जो है वो मेंबर वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं और प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं। Then functions of cooperative marketing societies. First is to market the produce of the members at fair price. जो भी member farmers का produce है वो fair price में market करने का। Then safeguard the members from excessive marketing cost and malpractices. जो भी marketing activities में या market में malpractices होता है, extra cost होता है, उससे बचाते हैं member farmers को। Then to make credit facility available to members against the security of produce brought for sale. कई बार क्या होता है कि फार्मर्स को अर्जेंट कैश रिक्वायरमेंट होती है और मार्केट में प्राइस कम होता है, तो उस वक्त क्या होता है, उस जो भी प्रोड्यूस है उसको एज सिक्योरिटी रख के उस पे लोन देते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, सो दैट द फार्मर हैज नॉट टू गो फॉर डिस्ट्रेस सेल। टू मेक अरेंजमेंट फॉर साइंटिफिक स्टोरेज, जो भी साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटीज चाहिए होती है प्रोड्यूस स्टोर करने के लिए, वो सारी अरेंजमेंट्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी करेंगे। टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर ग्रेडिंग एंड मार्केट इंफॉर्मेशन विच हेल्प देम टू गेट गुड प्राइस फॉर द प्रोड्यूस, ग्रेडिंग और मार्केट इंफॉर्मेशन फैसिलिटीज। देन टू इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ पूलिंग एज टू एक्वायर बेटर बार्गेनिंग पावर देन द इंडिविजुअल मेंबर्स हैविंग स्मॉल क्वांटिटी। As I have told you earlier, जब सारा प्रोड्यूस इकट्ठा होता है तो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस रहता है, तो उसके साथ बेटर बार्गेनिंग पावर आती है। वो जो भी बायर्स है उन पे वो कमांड कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बल्क क्वांटिटी रहते हैं। देन टू एक्ट एज अ एजेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। ना बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए जो भी गवर्नमेंट प्रोक्यूर कर रहा है फूड ग्रेन्स, वो सारे वो क्या करेगा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज के थ्रू प्रोक्यूर करते हैं। Then to arrange for export of produce of members so that they may get better returns. ना इंडिविजुअल स्मॉल फार्मर्स को क्या होता है, वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या उन्हें एक्सपोर्ट प्रोसीजर नहीं पता होता, तो ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज क्या कर सकते हैं, उनके एक्सपोर्ट फैसिलिटीज, एक्सपोर्ट कैसे करना चाहिए, बल्क में एक्सपोर्ट करते हैं प्रोड्यूस को, सो दैट दे विल गेट द बेटर इनकम। Then to make arrangement for transport of produce of members from village to market on collective basis. कलेक्टिव बेसिस पे एक एक इंडिविजुअल मार्केटिंग भी ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज देखने से कॉस्ट बढ़ता है,
तो वो बल्क में मार्केट करते से मार्केटिंग कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन टू अरेंज फॉर सप्लाई इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर फार्मर्स, ये सिर्फ प्रोड्यूस का मार्केटिंग नहीं करते, लेकिन जो भी इनपुट्स फार्मर्स जरूरी होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, वो सारे इन बल्क परचेज करते हैं। उनसे उन्हें क्या होगा, उसके प्राइस थोड़ी कम लगेगी, actually they are purchased in bulk and good quality of inputs are purchased. नेक्स्ट, द एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग। पहला एडवांटेजेस तो है फार्मर्स की स्ट्रेंथ, बार्गेनिंग स्ट्रेंथ बढ़ती है। उनके पास ह्यूज क्वांटिटी ऑफ लॉट रहने से, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस रहने से उनके पास बार्गेनिंग पावर आएगी। सेकेंड, डायरेक्ट डीलिंग विद द फाइनल बायर्स ना, सबका जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो इकट्ठा करके एक ही इंसान अगर सेल करने के लिए जाए तो वो डायरेक्ट फाइनल बायर या फाइनल कंज्यूमर को कांटेक्ट करके वो सारा फाइनल कंज्यूमर या प्रोसेसर को बेच सकता है। इससे क्या हो जाएगा, मिडिल जो भी इंटरमीडिएट है, मिडिल मैन है, वो सारे एलिमिनेट हो गए और प्रोड्यूसर शेयर इन कंज्यूमर रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स क्रेडिट, सो क्रेडिट फैसिलिटीज जो भी फार्मर्स को लैंडलॉर्ड के पास जाना पड़ता था या डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता था वो कम होता है, क्योंकि उनकी खुद सोसाइटी उनको लोन प्रोवाइड कर रही है। देन इजियर एंड चीपर ट्रांसपोर्ट ना, एक एक इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट करने से बेहतर है कि इकट्ठा ट्रांसपोर्ट किया, जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो इजी भी है और चीपर भी रहेगा। इस साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। देन ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन भी होता है। मार्केट इंटेलिजेंस, मार्केट इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए वो मिलती है फार्मर्स को। इन्फ्लुएंसिंग मार्केट प्राइस, उनके पास बल्क में क्वांटिटी है तो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। प्रोविजंस ऑफ इनपुट्स एंड कंज्यूमर गुड्स, जो भी इनपुट्स चाहिए या कंज्यूमर गुड्स चाहिए वो सोसाइटी थ्रू वो खरीद सकते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द प्रोसेसिंग फैसिलिटी। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग। The next is the state trading. State trading enterprise are found in developed countries with significant agriculture trading interest as well as in agricultural based developing countries. स्टेट ट्रेडिंग कहाँ पे, इन डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे एग्रीकल्चर में ज्यादा इंटरेस्ट है वहां, और डेवलपिंग कंट्रीज जो फुल्ली एग्रीकल्चर पे बेस है वहां स्टेट ट्रेडिंग हम ज्यादातर देखने को मिलता है ना। स्टेट ट्रेडिंग मतलब क्या, जब गवर्नमेंट जो भी कंट्री का गवर्नमेंट है उनके ऊपर पहली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि एसेंशियल कमोडिटीज का सप्लाई मेंटेन रहे, हर एक इंसान को एसेंशियल कमोडिटीज इजीली अवेलेबल हो। So this is one of the responsibility of government to ensure the supply of essential commodities to all the people. Now to provide this supply of essential commodities, now they require the direct intervention in the market. Now government तो produce नहीं करता, तो उन्हें ये government क्या करता है, वो direct intervention करता है, direct farmer से procure करते हैं essential commodities को। So this is called as state trading, जब government directly marketing activity में intervention करके एसेंशियल कमोडिटीज जो है लाइक राइस, व्हीट एंड ऑयल, एडिबल ऑयल, सो दीज आर द एसेंशियल कमोडिटीज। सो उसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन करते हैं, उस वक्त उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट ट्रेडिंग। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट ट्रेडिंग इज फर्स्ट टू मेक अवेलेबल द सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज टू कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइस ऑन रेगुलर बेसिस। एसेंशियल कमोडिटीज का जो सप्लाई है वो कंटिन्यूस रहे और रीजनेबल प्राइस में मिले। Then to ensure fair price of produce to the farmers so that there may be an adequate incentive to increase the production. Not only to consumer का benefit, लेकिन producer को भी एक अच्छे दाम पे उसका produce सेल हो, उसके लिए वो help करता है, जिससे उन्हें एक encouragement मिलेगा next year same quantity produce करने के लिए. Then to minimize violent price fluctuations occurring in the as a result of seasonal variation in supply and demand. सप्लाई एंड डिमांड वेरिएंट होने से एग्रीकल्चर में सीजनल वेरिएशंस होने के प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, तो उस वक्त में स्टेट ट्रेडिंग से हम प्राइस फ्लक्चुएशंस कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जब प्राइस बहुत ज्यादा होगा, हाई प्राइसेस हो गए मार्केट में, तब गवर्नमेंट क्या करेगा, वो लो प्राइस में सेल करेगा सो दैट अफोर्डेबल प्राइस में कंज्यूमर परचेज कर सके। और प्राइस बहुत ही लो है, प्रोड्यूसर को बहुत लो प्राइस मिल रहा है, उस वक्त क्या करेगा, स्टेट एक मिनिमम प्राइस पे प्रोक्यूर करेगा, इससे प्राइस फ्लक्चुएशन कंट्रोल होता है। देन टू अरेंज द सप्लाई ऑफ इनपुट्स not only with the essential commodities like wheat, rice, but also the inputs which are required for the farmers for production, that they also take part in the procurement of these inputs.
देन टू अंडरटेक द प्रोक्योरमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, कंट्री का जो भी बफर स्टॉक है उसका डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोक्योरमेंट वो भी स्टेट ट्रेडिंग थ्रू होता है. देन टू अरेंज फॉर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग, to conduct surveys and provide required statistics to government so that it may improve the conditions of the farmers, and to check hoarding, black marketing and profiteering. होर्डिंग, ब्लैक मार्केट, होर्डिंग मतलब एक फॉल्स डिमांड, फॉल्स शॉर्टेज क्रिएट करने के लिए ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो कमोडिटीज सेल नहीं करते, वो स्टोर करके रखते हैं, जिससे एक फॉल्स शॉर्टेज, मतलब वो बोलते हैं कि इस साल प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, तो उस केस में फॉल्स शॉर्टेज आएगा, तो उसे हम होर्डिंग कहते हैं. तो these are the objectives of state trading. Now there are two types of state trading: partial state trading and complete state trading. Partial state trading में क्या होता है? Private traders and government they coexist. Traders are free to buy and sell in the markets. प्राइवेट ट्रेडर्स जो है उन्हें पूरी मार्केटिंग करने में या मार्केटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने में फ्री है, फ्री पास है, लाइक बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज में वो पार्ट ले सकते हैं. Government may place some restrictions on them, such as declaration of stocks, limit of stock which can be held at a point of time, and submission of regular accounts. Some part of restriction government उन पे इम्प्लाई करती है, लाइक अगर असेंशियल कमोडिटीज है तो असेंशियल कमोडिटीज का एक मिनिमम स्टॉक रहता है, उसके मैक्सिमम स्टॉक, उस स्टॉक से ऊपर एक ट्रेडर वो स्टोर करके नहीं रख सकता है. तो लाइकवाइज स्टॉक लिमिट्स, then even the submission of regular accounts, ये सारे restrictions government डालता है in case of partial state trading. The government enters the market for the purchase of commodity directly from the producers at notified procurement price. जो भी commodity purchase करनी है वो notified procurement price से direct farmers से procure करते हैं government. It undertakes distribution of commodities to consumers through network of fair price shops. In this way, it safeguards the interest of producer as well as consumers and keeps the check on undesirable activities of traders. यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि सिर्फ गवर्नमेंट परचेस कर सकता है, गवर्नमेंट एंड ट्रेडर्स दोनों मिलके मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में इन्वॉल्व होते हैं. कंप्लीट स्टेट ट्रेडिंग में क्या होता है? इट इज दिस द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट. जहाँ पे पार्शियल स्टेट ट्रेडिंग फेल होता है उस वक्त गवर्नमेंट एक एक्सट्रीम स्टेप कि इस कमोडिटी को सिर्फ गवर्नमेंट ही परचेज कर सकता है या गवर्नमेंट ही सेल कर सकता है, तो उसे हम कंप्लीट स्टेट ट्रेडिंग कहते हैं, जिसपे प्राइवेट ट्रेडर्स उसमें बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते इस कमोडिटी का, तो उसे हम कंप्लीट स्टेट ट्रेडिंग. इट इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट व्हेन पार्शियल स्टेट ट्रेडिंग फेल्स टू एंश्योर फेयर प्राइसेस टू प्रोड्यूसर and make the commodity available to consumers at responsible price or reasonable price. The purchase and sale of commodities is undertaken entirely by government or its agencies. Private traders are not allowed to enter the market for purchase or sale. Government, it remains the sole purchaser and distributor of the commodity. So this is the complete state trading. Next we'll see about warehousing. Warehouses, these are the scientific storage structure specially constructed for protection of quantity and quality of stored products. ये scientific storage structures है जो quantity and quality of stored products को protect करने के लिए बनाई गई है. Now, warehousing can be defined as assumption of responsibility for the storage of goods. जो भी responsibility है storage of goods की quantity और quality की उसकी responsibility लेना, उसे हम warehousing कहते हैं. Warehouses, these are called the protector of national wealth because सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहां ही तो स्टोर होता है, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज नथिंग बट अवर वेल्थ, सो इट इज द प्रोटेक्टर ऑफ नेशनल वेल्थ. Warehousing scheme in India is an integrated scheme of scientific storage, rural credit, price stabilization and market intelligence, and is intended to supplement the efforts of cooperative institutions. जो भी वेयरहाउसिंग स्कीम इंडिया में है वो सिर्फ स्टोरेज के फैसिलिटीज नहीं, लेकिन क्रेडिट अवेलेबिलिटी, प्राइस स्टेबलाइजेशन में हेल्प करना, मार्केट इंटेलिजेंस में हेल्प करना, वो भी सारे काम देखते हैं. द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसर, फर्स्ट वन इज द मेन फंक्शन इज साइंटिफिक स्टोरेज. जो भी बल्क ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज वहां पे स्टोर होगी वो साइंटिफिकली स्टोर होगी, जिससे क्वांटिटी एंड क्वालिटी लॉस बिल्कुल भी नहीं होगी, वो
बहुत सही तरीके से प्रिजर्व किया जाएगा। फाइनेंसिंग, सेकेंड फंक्शन इज फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में क्या हो जाता है, नेशनलाइज्ड बैंक एडवांस द क्रेडिट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ वेयर हाउस रिसिप्ट। अगर फार्मर ने प्रोड्यूस को एक वेयर हाउस में स्टोर किया है तो उसे एक वेयर हाउस रिसिप्ट दी जाती है। तो अगर वो वेयर हाउस रिसिप्ट वो बैंक पे ले गया नेशनलाइज्ड बैंक्स में, तो वो रिसिप्ट पे उसे 75% ऑफ द वैल्यू, मतलब अगर उसका प्रोड्यूस 10,000 रुपीज का है तो उसका 75% मतलब 7,500 उसे लोन दिया जाता है बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी एज द वेयर हाउस रिसिप्ट जो है वो सिक्योरिटी के तौर पे रखा जाता है। नाउ प्राइस स्टेबिलाईजेशन, warehouses help in price stabilization of agriculture commodities by checking the tendency of making post harvest sales among the farmers। जो भी इमीडिएट हार्वेस्ट के बाद जो सेल होता है उससे क्या हो, उस वक्त प्राइस बहुत कम होते हैं, तो वेयर हाउस क्या करता है, उन्हें फार्मर्स को एनकरेज करता है कि कुछ देर के लिए वो स्टोर करे, बहुत सरप्लस ना करे मार्केट में, प्रोड्यूस का ग्लट अवेलेबल ना करे, तो धीरे धीरे सेल करे। उससे क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्राइस स्टेबलाइज होगा, ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज्यादा। Then market intelligence. Warehouse also provides the facility of market information to persons who store their produce in the warehouse. Now warehousing in India. In 1928, Royal Commission on Agriculture underscored the need of warehousing system in India. 1928 से warehousing concept India में start हुआ था through Royal Commission. Then the Central Banking Inquiry Committee in 1931. They also threw light on the storage warehousing system in India. The Reserve Bank of India emphasized the need of warehouse as early as in 1944 and proposed that every state government enact the legislation to regulate the functioning of warehouses. RBI ने भी 1944 में हर एक स्टेट गवर्नमेंट को एक रूल लेजिस्लेशन रूल बनाने के लिए, वो एक्ट बनाने के लिए बोला जिससे वेयरहाउसेस के फंक्शन रेगुलेट हो सके। All India Rural Credit Survey Committee of Reserve Bank of India, which was set up in 1951 and they have submitted the report in 1954, have made the comprehensive recommendation for development of warehousing as an integrated scheme of rural credit and marketing. ना ही सिर्फ वेयरहाउसिंग, उससे रूरल क्रेडिट एंड मार्केटिंग भी इंक्लूड किया जाए, ऐसे ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने रिकमेंड किया। So as the results of the recommendation of this committee, Government of India have enacted Agriculture Produce Development and Warehousing Corporation Act in 1956. Warehousing Corporation Act India में कब आया, 1956. Now the act provided for, ये act में क्या-क्या provisions थी, पहले तो establishment of National Cooperative Development and Warehousing Board, which was set up on 1st September 1956. 1956 में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया। देन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 मार्च 1957। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश किया गया। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन इन ऑल स्टेट्स इन द कंट्री व्हिच वर एस्टैब्लिश्ड इन वेरियस स्टेट्स बिटवीन जुलाई 1957 टू August 1958. So under the Act of Agriculture Produce Development and Warehousing Corporation Act, these three things were established. Now let us see Central Warehousing Corporation. Central Warehousing Corporation, the CWC, is a premier warehousing agency in India which is established during 1957. It provides the logistic support to agriculture sector. This is one of the biggest public warehouse operator in the country, offering logistics services to diverse group of clients. Not only the agriculture produce, even agriculture inputs and other manufactured products are also stored in central warehouses. Now it provides warehousing services for a wide range of products ranging from agriculture to sophisticated industrial products. Now warehousing activities, CWC includes food grain storage, industrial warehousing, कस्टम बॉन्डेड स्टोरेज, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो स्टोरेज होता है वो स्टोरेज भी इन्वॉल्व, कंटेनर फ्राइट स्टेशंस, इनलैंड क्लियरेंस डिपोट्स एंड एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस. अपार्ट फ्रॉम स्टोरेज एंड हैंडलिंग, CWC also offers services in area of clearing and forwarding, handling and transportation, procurement and distribution. Then it also provides disinfection services, जो भी प्रोड्यूस स्टोर किया जाता है उसे डिसइंफेक्ट किया जाता है, फ्यूमिगेशन किया जाता है ताकि
कोई इंसेक्ट्स या पेस्ट उन पे अटैक ना करे। देन CWC ऑल्सो ऑफर्स द कंसल्टेंसी सर्विस और ट्रेनिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टू डिफरेंट एजेंसी। जो भी वेयर हाउसेस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने चाहते हैं उन्हें कंसल्टेंसी सर्विस या ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। Then functions is to acquire and build godowns and warehouses at suitable place in India. To run warehouses for storage of agriculture produce, seeds, fertilizers and notified commodities for individual, cooperatives and other institutions. Individual भी वहाँ store कर सकते हैं, cooperative societies भी store कर सकते हैं and other institutions also. It will act as an agent to purchase, sell, store and distribute the all the commodities mentioned here. That is agriculture produce, seed, fertilizers, other notified commodities. And it arranges the facilities of transport of all the commodities and it subscribes to the state share capital of State Warehousing Corporation. SWC is the State Warehousing Corporation. Next, we have State Warehousing Corporation. These were established in various states between July 1957 to August 1958. After establishment of Central Warehousing Society Corporation, the SWCs were also established. SWCs are operating 1,440 warehouses with total capacity of 131.38 lakh tons. This much quantity of produce can be stored in this state warehouses. Now, total share capital of SWC is contributed equally by state government and Central Warehousing Corporation. The area of operation of State Warehousing Corporation are centers of district importance. जो भी district का center place है वहाँ पे उनके area of operation रहेगा. Next, we'll see about the quality control in agricultural products. Agricultural products जो भी है वो एगमार्क लेबल होता है जो एक क्वालिटी मटेरियल को प्रिफर करता है. The graded products according to standard fixed by Agriculture Marketing Advisor, Government of India, bears the AgMark lab. जो भी स्टैंडर्ड्स जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर ने फिक्स किया उसके हिसाब से अगर ग्रेडिंग हुआ है तो उस पे एगमार्क लेबल मिलेगा ना. एगमार्क इज द एब्रिविएशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग. It is the quality certification mark under the Central Agriculture Produce Grading and Marketing Act 1937. इसके अंडर ये quality certification mark है. This label indicates the purity and quality of the product on the basis of standards that have been already laid down. It is the voluntary scheme. Interested traders and manufacturers are given license to grade their products under AgMark quality certification. ये कंपलसरी नहीं है लेकिन वॉलेंटरी या इंटरेस्टेड ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोसेसर वो अपने प्रोडक्ट को ग्रेड करने के लिए यहाँ से लाइसेंस लेके एगमार्क क्वालिटी सर्टिफाई कर सकते हैं. अगर एगमार्क क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है तो वहाँ पे उस प्रोडक्ट की प्यूरिटी और क्वालिटी की गारंटी ली जाती है तो वहाँ उसका मार्केटिंग अच्छा या मार्केट एब्जॉर्ब कर सकता है उस प्रोडक्ट को. Then AgMark label is attached to the content of the product in such a way that it is not possible to remove the contents of the package without tampering the AgMark label. Now, AgMark quality certification marks. There are various certification marks of AgMark. AgMark grading means grading of an article in accordance with the grade standard prescribed under the provision of the Act. जो भी grading हुए उस commodity की, it is according to the grade standards prescribed by the provision of the Act. Then AgMark label means label specifying the name of the commodity, grade designation and bearing prescribed insignia. Then AgMark replica means graded designation mark is of AgMark label consisting of prescribed design word AgMark and certificate of authorization number. And certificate of AgMark grading means certificate in specified perform issued by the authorized officer of DMI, that is Directorate of Marketing and Inspection, or person designated by approved laboratory who issues same in respect of AgMark grade consignment meant for export. These are the various quality certification marks of AgMark. Then quality control of manufactured products. Manufactured products are the grades in accordance with the standard laid down by Indian Standard Institution. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो एगमार्क ग्रेड करता है और एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर वहां पे लुक फॉरवर्ड करता है. लेकिन यहाँ पे
मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के केस में इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन दिस विल फिक्स द स्टैंडर्ड्स फॉर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एंड नाउ इट इज नोन एज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स and bear the ISI label. Now it is called as BIS, Bureau of Indian Standard, and the label is ISI label. The manufacturers have to use proper ingredients in specified proportions and follow the technique to manufacture the given in the standards laid down by Indian Standard Institution. जो भी manufacturing process है और जो भी ingredients वो use करने वाले हैं वो सारे इन ISI के according होने चाहिए. Now ISI label is an indicator of good quality of product. Then quality management in food. For quality management, first is HACCP, that is hazard analysis and critical control point. The Indian manufacturers need to upgrade the quality of products by adopting the HACCP, a food safety system which is internationally recognized auditing method. यहाँ पे ये international recognized ऑडिटिंग मेथड है जहाँ पे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट्स के उन्हें फॉलो करना पड़ेगा. इट फोकसेस ऑन केमिकल, फिजिकल एंड माइक्रोबियल हैजर्ड्स. HACCP and risk analysis is a modern concept of quality management applied to food items. Next we have Codex. The international food safety standards are developed by the Codex Alimentary Commission, also known as Codex. This is the joint commission of FAO and WHO. ये joint commission है FAO and WHO का and recognize HACCP based system for food. As per WTO requirement, only Codex standards are acceptable for international trade. Therefore, Codex and HACCP is the minimum international standards for trade among the countries in the future. Based on the analysis, appropriate action can be taken to ensure that areas identified as critical control points are kept under control and are not allowed to endanger the item produced. There are 7 principles of Codex and HACCP. First is conduct of hazard analysis, then determine the critical control points, establish the critical limit, establish the system of monitor control, the CCP, then establish the corrective action to be taken when monitoring indicates that particular CCP is not under control, that is critical control point is not under control, then how to correct it. Establish procedure for verification to confirm that HACCP system is working effectively and establish the document concerning all the producers and record appropriate to this principle and their application. These are the 7 principles of Codex and HACCP. Next we have the agriculture prices. Thus, agriculture product prices there are certain characteristics. First is production and supply of agriculture products cannot be adjusted quickly to the changes in prices and demand. Agriculture commodity के prices है वो quickly change होते हैं, but उस accordingly हम agriculture supply को change नहीं कर सकते. Then variability in cost of production from region to region. Because of this, prices also changes from region to region. Then wide variation in quality of food products and hence prices. जो भी एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स है उनकी क्वालिटी वे बहुत वेरी होती है, इसकी वजह से प्राइस भी वेरी होता है. Then prices of farm products generally exhibit co-movement with at least within a group. So the prices of farm products vary across the space, from place to place vary होते हैं. Prices from farm products in general remain low in post harvest period. Immediate after harvesting उस वक्त क्या होता है, prices बहुत कम होते हैं and after the completion of the stock the prices again increases. There are multiple prices in same market at same point of time. The agriculture price stabilization. Price instability does great harm to agriculture. एग्रीकल्चर प्राइसेस जो इंस्टेबल है उससे एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा नुकसान होता है एंड गवर्नमेंट विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेबलाइज द एग्रीकल्चर प्राइसेस. Now, objective of agriculture price stabilization is to assure the reasonable level of living, keeping the parity with the other sectors, that is adjustment of production to demand as well as stabilization of general price level in relation to world prices. This is the objective of price stabilization. मतलब जो भी प्राइस है वो रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग को हेल्प करे और जिससे वो कैसे अचीव होता है, either to adjustment of production to demand as well as stabilizing the general price level. Now, concerned by spiring prices of agriculture and food articles,
The government is likely to set up price stabilization fund along with market intervention plan for key agriculture products. Along with market intervention plan मतलब state trading, वैसे market intervention plan है, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड भी रखा जाता है साइड में. Which is with the proposed market intervention plan, government would be able to step in when prices of particular product rises beyond the threshold limit or fall below the floor price. अगर prices beyond the maximum price गए तो उसमें गवर्नमेंट इंटरवेन करके वहां पे प्राइसेस लो कर सकते हैं, और जहां पे प्राइसेस बहुत ही लो है वहां पे भी वो डायरेक्ट इंटरवेंशन करके प्राइसेस एक राइट लेवल पे तक राइज कर सकते हैं. Various state governments have similar plans for farm products. The need for agriculture price policy. Why do we need agriculture price policy? First, agriculture price policy has special significance when there is maladjustment in demand and supply and jump up and down in equilibrium price level. Demand and supply match नहीं होता agriculture में, तो उसकी वजह से equilibrium price up and down होता रहता है. Several government interventions are initiated to protect the farmers and consumers. ना गवर्नमेंट प्राइस पॉलिसी कौन से लेते हैं? पहले तो प्रोक्यूरमेंट ऑपरेशंस, एमएसपी पे गुड्स प्रोक्यूर करना. देन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एट फिक्स्ड इशू प्राइस, जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को गुड्स जो भी रेशनिंग किया जाता है वो है इशू प्राइस में किया जाता है जो रीजनेबल हो, जिससे कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ना हो. एंड दिस विल बी फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. Then maximum control price, assure the minimum prices, statutory minimum prices, ban on export, stepping of imports and regulations of future trading. जिस वक्त प्राइसेस बहुत ही कम होते हैं तो वो इंटरनेशनल एक कमोडिटी को एक्सपोर्ट किया जाता है to get the more returns, and when prices are very high that time the produce is imported, so likewise prices are controlled. Then minimum prices for sugarcane to sugar factories, शुगर केन को मिनिमम प्राइस फिक्स किया जाता है. देन फ्लोर एंड सीलिंग प्राइसेस, कंट्रोल्स ऑन फ्यूचर ट्रेडिंग. इंपोर्ट्स हैव बीन मेजर पॉलिसी मेजर्स टेकन इन रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ रॉ कॉटन एंड जूट. दीज आर द वेरियस ऑफ मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया. First, the agriculture price policy during 1947 to 1965, that is before the setting of Agriculture Price Commission. Agriculture Price Commission was set up in 1965. Before setting of this, Food Grain Prices Committee was set up in 1964 to determine the producer prices of rye and wheat on all India basis for 1964 season. 1964 season के लिए प्रोड्यूसर का प्राइस और व्हीट प्राइस क्या है इंडिया में वो डिटरमाइन करने के लिए Food Grain Prices Committee was set up in 1964. Then Food Grain Policy Committee in 1966 was established. The important aspects pertaining to grains are, according to this policy, जो भी important points है, it control the movements of food grain, compulsory levy procurement, जो भी compulsory government का share होता है, fixation of maximum statutory prices of government, maximum price set किया गया, रेशनिंग एंड अदर स्टैट्यूटरी और इनफॉर्मल, जो भी कंज्यूमर्स को एक रीजनेबल रेट में एसेंशियल कमोडिटीज मिले उसके लिए रेशनिंग किया जाएगा. एंड अदर क्रॉप्स लाइक शुगर केन, कॉटन, जूट एंड ऑयलसीड, दिस वर आल्सो ट्राई टू कवर. देन CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस. First, it was known as Agriculture Price Commission, APC. It was established in 1965 on the recommendation of Food Grain Policy Committee under the chairmanship of L.K. Jha. Jha committee has recommended the APC and it was established in 1965. APC was renamed as CACP, that is Commission of Agriculture Cost and Prices, on similar line as it was done to the industry in 1985. In 1985 में APC को CACP पे renamed किया गया. Then administered price. There are different types of prices. That is, government it fixes the price in order to protect the farmers, also the consumers. So these are called the administered prices. Price fixed by the government with objective of protecting farmers against the decline in the prices during the year of bumper production and protecting consumer from excessive price increase and ensuring protecting of procurement of buffer stocks and operation of public distribution system. So these are the prices fixed by the government for following objectives. These are of three types. First one is minimum support price.
These are the price fixed by government to protect the farmers against the excessive fall in the price. जो भी मिनिमम प्राइस है एग्रीकल्चर कमोडिटीज का वो फिक्स किया जाता है बिफोर द एट द टाइम ऑफ सोइंग. तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फार्मर्स को एक गारंटी मिलेगी, एटलीस्ट मिनिमम मुझे इतना प्राइस मिलेगा जब मैं प्रोड्यूस सेल करूंगा. देन प्रोक्योरमेंट प्राइस, इट रेफर्स टू प्राइस एट विच गवर्नमेंट प्रोक्यूर्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू मेंटेन द बफर स्टॉक एंड फीड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. प्रोक्योरमेंट प्राइस जो होता है वो प्राइस एट विच गवर्नमेंट विल परचेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर. वो एमएसपी के इक्वल भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है. Then issue price, price at which commodity is made available to consumers at fair price show. जो रेशन दिया जाता है, रेशनिंग का जो प्राइस है उसे हम इशू प्राइस कहते हैं. इट इज ऑलवेज हायर देन द प्रोक्योरमेंट प्राइस. इशू प्राइस जो होता है वो हायर देन द प्रोक्योरमेंट प्राइस रहता है, लेकिन जो वो हायर पार्ट है वो फूड सब्सिडी में से पे किया जाता है. Then next is the risk in marketing. Risk is the inherent in all marketing transactions. हम जो भी मार्केटिंग ट्रांजैक्शन करें वहां रिस्क इन्वॉल्व होता है. रिस्क लाइक फायर, रोडेंट्स, क्वालिटी डिटोरेशन, प्राइस फॉल, चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स, फैशंस, these all are associated with the marketing risk. Now Hardy has defined risk as uncertainty about cost, loss or damage. The longer the time lags between production and consumption, greater will be the risk. प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में जो टाइम लैग जितना बड़ा होगा उतना रिस्क ज्यादा होगा. देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, फिजिकल रिस्क, प्राइस रिस्क एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्क. फिजिकल रिस्क में क्या होता है, लॉस ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, दिस में बी बिकॉज ऑफ फायर, फ्लड, रोडेंट्स, पेस्ट. प्राइस रिस्क मतलब प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से जो लॉस होगा उसे हम प्राइस रिस्क कहते हैं. एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्क मतलब रिस्क अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी. दीज आर द इंस्टीट्यूशनल रिस्क. Next, measures to minimize risk. First is reduction in physical loss through fireproof storage, proper packaging, better transportation. Then transfer of physical losses to insurance company. जो भी produce है उसे insure करना. And minimization of price risk through fixation of minimum and maximum price. Then dissemination of price information. जो भी market information है वो properly communicate कर सकते हैं. Then effective system of advertising and creating favorable atmosphere. Advertisement use कर सकते हैं. Operation of speculation and hedging, future trading, forward markets, contract marketing. These are the measures to minimize the risk. Then speculation. Speculation is the purchase or sale of commodity at present price with the object to sell or purchase at some future date at favorable price. अब प्राइस कम है तो परचेज करने का और फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ेगा तब वो सेल करने का, उससे हम क्या कहते हैं, स्पेकुलेशन कहते हैं. स्पेकुलेशन इज जस्ट टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन. हेजिंग, इट इज द ट्रेडिंग टेक्निक ऑफ ट्रांसफरिंग द प्राइस रिस्क. हेजिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग और सेलिंग फ्यूचर्स टू ऑफसेट एन इक्वल एंड अपोजिट पोजिशन इन द कैश मार्केट, thus to avoid the risk of uncertainty. फ्यूचर एंड प्रेजेंट में दोनों भी एक साथ मार्केट किया जाता है. अगर प्रेजेंट मार्केट कैश मार्केट में परचेज कर रहे हैं तो फ्यूचर्स मार्केट में उसी सेम क्वांटिटी सेल करने की प्रॉमिस करते हैं. दिस इज द हेजिंग. नाउ फ्यूचर ट्रेडिंग मींस इट इज द डिवाइस फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द प्राइस फ्लक्चुएशन व्हिच नॉर्मली अराइजेस एज द कोर्स ऑफ मार्केटिंग ऑफ कमोडिटीज. नाउ प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं जिससे वो प्राइस रिस्क ट्रांसफर करते हैं. Future trading includes both hedging as well as speculation. Now this is the difference between the speculation and hedging. Speculation is purchase and sale in cash as well as in future markets with the objective of profit. Here the objective is to transfer the price to protect oneself against the price fluctuation. The activities of buying and selling are not necessarily opposed to each other. मतलब कैश मार्केट में भी परचेज कर सकते हैं, फ्यूचर मार्केट में भी परचेज कर सकते हैं. यहाँ अपोजिट रहने की कोई जरूरत नहीं. लेकिन हेजिंग में अगर कैश मार्केट में हम परचेज कर रहे हैं तो फ्यूचर्स मार्केट में कंपल्सरी हमें सेल करना पड़ता है. सो दीज आर द अपोजिट टू ईच अदर. इट इज नॉट नेसेसरी दैट टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन शुड बी ऑफ इक्वल क्वांटिटी. इक्वल क्वांटिटी ही होनी चाहिए ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन हेजिंग में इक्वल क्वांटिटीज का ट्रेडिंग होता है इन टू मार्केट्स. Speculator purchase and sell goods when prices are as per their expectations. And here hedging, the commodities are not stored by the traders. Only the difference in the price is given or taken
on the due date. Next, we have the forward market. Forward markets means market in which purchase and sale of commodity takes place at time t, but actual exchange may takes place in future date t plus 1. Sometimes the specified future date t plus 1, there may not actual exchange of commodity, but difference between the purchase and sale price, they are paid or taken. Then there are various services rendered by forward market. First one is it reduces the price fluctuation. It ensures the flow of good, avoiding the gluts in peak season and shortage in the slack season. Then it brings about integration of price structure of commodities, facilitates large purchases, and bring coordination of current and